कभी आपने फील किया है कि आप ही सिर्फ अपने रिलेशनशिप को चला रहे हो? कॉल्स आप करते हो, समझौता आप करते हो, रो देते हो आप, और सामने वाला आदमी या तो कोल्ड है या कंफ्यूज्ड या फिर खुद ही इतनी प्रॉब्लम से भरा हुआ है कि आपका दर्द उसको दिखता ही नहीं। तो आज की स्टोरी उन्हीं वुमेन के नाम है जो प्यार में इतना दे देती हैं कि खुद को ऑलमोस्ट भूल जाती हैं, जिनको लगता है उनका काम है किसी आदमी को बचाना, उसको हील करना, उसको ठीक कर देना, चाहे इस प्रोसेस में उसकी खुद की जान ही क्यों ना निकल जाए। आज हम बात करेंगे रॉबिन नॉरवुड की किताब वुमेन हु लव टू मच, और ये जानेंगे कि लविंग टू मच एक्चुअली होता क्या है, ये पैटर्न स्टार्ट कहाँ से होता है और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम किताबों को सिर्फ 5 मिनट के शॉर्टकट में नहीं, बल्कि शांत, धीरे और गहराई से सुनाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे लाइब्रेरी के किसी शांत कोने में बैठकर पढ़ रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं। लविंग टू मच का मतलब होता क्या है? रॉबिन नॉरवुड एक बहुत ही सिंपल लेकिन पेनफुल चीज बोलती हैं। वो कहती हैं वुमेन हु लव टू मच वो होती हैं जिनकी पूरी जिंदगी का सेंटर एक प्रॉब्लमैटिक आदमी बन जाता है। ये वुमेन अक्सर ऐसे मेन को चूज करती हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, जिनमें एडिक्शन, चीटिंग, कोल्डनेस या किसी और टाइप की सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं, और फिर वो सोचती हैं मेरा प्यार इसको बदल देगा, मैं इनफ तो हूँ, तो ये आदमी भी ठीक हो जाएगा। अगर आप ध्यान से सुनो तो कुछ रेड फ्लैग्स बहुत फैमिलियर लग सकते हैं। आपको बार बार वही टाइप की मैन अट्रैक्ट करते हैं जो इमोशनली डिस्टेंस होते हैं या प्रोजेक्ट जैसे लगते हैं, जैसे आपको उन्हें फिक्स करना है। जो लोग स्टेबल, काइंड, अवेलेबल होते हैं वो आपको बोरिंग लगते हैं। उनके साथ आपको वो स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील ही नहीं होती। आप सोचती हो मैं थोड़ा और एडजस्ट कर लूं, थोड़ा और प्यार दे दूं, थोड़ा और टॉलरेट कर लूं, शायद फिर वो चेंज हो जाएगा। और जितना ज्यादा पेन, एंजाइटी, ड्रामा रिलेशनशिप में होता है, उतना ही आपको लगता है शायद यही ट्रू लव है। इतना मुश्किल है तो यही तो स्पेशल है। नॉरवुड कहती हैं इन वुमेन के लिए लव का मतलब पीस नहीं होता, बल्कि लव का मतलब होता है स्ट्रगल, टेंशन और एक ऑनगोइंग रेस्क्यू मिशन। उन्हें लगता है उनका रोल है दूसरे को बचाना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसकी जिंदगी को हील करना, चाहे उस प्रोसेस में वो खुद ही टूट जाए। सोचिए, एक लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए सब कुछ कर रही है, उसके बिल्स पे करना, उसकी जॉब ढूंढना, उसके मूड स्विंग्स, उसका गुस्सा, उसकी आदतों को टॉलरेट करना, लेकिन वो लड़का फिर भी कोल्ड है, कमिटमेंट नहीं देता, कभी डिसअपियर हो जाता है, कभी बिना वजह के रूड हो जाता है, और फिर भी वो लड़की उसे छोड़ नहीं पाती। उसको लगता है अगर मैं चली गई तो कौन होगा जो इसको समझेगा, मैं नहीं रही तो ये बर्बाद हो जाएगा। यही है लविंग टू मच का पैटर्न। अब आप सोच रहे होंगे ये पैटर्न शुरू कहां से होता है? इस किताब का सबसे डीप पॉइंट यही है, ये सिर्फ अडल्ट लव की कहानी नहीं है, ये एक्चुअली चाइल्डहुड की कहानी का सीक्वल है। बचपन में अगर घर में अल्कोहलिज्म था, पेरेंट्स काफी फाइट करते थे, किसी एक पेरेंट का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल था, कभी प्यार, कभी गुस्सा, कभी साइलेंस, या आपको बचपन में इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, तो आपके अंदर एक इनविजिबल स्क्रिप्ट लिख जाती है। वो स्क्रिप्ट कुछ ऐसी होती है, लव का मतलब स्ट्रगल है, लव का मतलब है मैं किसी और को संभालूं, उसकी प्रॉब्लम्स उठाऊं, मैं सिर्फ तब लवेबल हूं जब मैं यूजफुल हूं, जब मैं किसी के लिए सेक्रीफाइस कर रही हूं। इसलिए जब ऐसी लड़की बड़ी होकर एक वुमेन बनती है तो वो अनकॉन्शियसली वैसे ही आदमी चूज करती है जो उसके चाइल्डहुड के फैमिलियर पेन को रिपीट करता है। हेल्दी, सिक्योर, प्रेजेंट पार्टनर उसको अजीब लगता है। वो कहती है पता नहीं, अच्छा है बंदा, पर पता नहीं क्यों फील ही नहीं आ रही। लेकिन जो आदमी कंफ्यूजिंग है,
कभी मिलता है, कभी नहीं, कभी प्यार, कभी इग्नोर। उसके साथ एक इंस्टेंट पुल फील होता है और यही है केमिस्ट्री। यहाँ एक सब्टल पॉइंट है, हम हमेशा कॉन्शियसली खुशी नहीं ढूंढते। बहुत बार हम बस वो ढूंढते हैं जो हमें फैमिलियर लगता है, चाहे वो फैमिलियर चीज पेन ही क्यों ना हो। इसको और अच्छे से समझते हैं हम जिल की स्टोरी से, जब ऑब्सेशन को लव समझ लिया जाता है। चलिए अब एक कैरेक्टर इमेजिन करते हैं जिसका नाम रखते हैं जिल। जिल एक पार्टी में एक लड़के से मिलती है, रेंडी। रेंडी चार्मिंग है, फनी है, थोड़ा मिस्चीवियस है। फर्स्ट मीटिंग में ही जिल को लगता है ये अलग है, कुछ तो स्पेशल है इस लड़के में। रेंडी कभी कभी कॉल करता है, कभी 3 दिन तक गायब, कभी मैसेज पे बहुत स्वीट, कभी एकदम ड्राई, जैसे इंटरेस्ट ही नहीं। और जितना रेंडी अनप्रेडिक्टेबल होता है उतनी ही जिल का दिमाग उसकी अराउंड घूमने लगता है। वो उसका लास्ट मैसेज बार बार पढ़ती है, हर छोटी बात का मीनिंग निकालती है। आज उसने हर्ट नहीं भेजा, शायद गुस्सा है। वो चेक करती है कब लास्ट सीन आया, इंस्टाग्राम पे स्टोरी किसने देखी, व्हाट्सएप डीपी चेंज हुई या नहीं। धीरे धीरे उसकी पूरी मेंटल एनर्जी सिर्फ एक आदमी के अप्स एंड डाउन से जुड़ जाती है। ये जो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता टाइप लव है। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। यही चीज कैसीनोस में होती है, कभी जैकपॉट मिलता है कभी नहीं, और लोग उतना ही ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं। जिल भी यही कर रही है। उसको लगता है ये डीप लव है, लेकिन असल में ये एंजाइटी, होप और फियर का मिक्स है। उसके अंदर एक और बिलीफ चलता है, अगर मैं इस आदमी को रख पाई, अगर मैं इसको चेंज कर पाई, तो ये प्रूव हो जाएगा कि मैं लवेबल हूँ, मुझे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए जब रेंडी अवॉइड करता है, जिल खुद को ब्लेम करती है, मैं ही कुछ गलती कर रही हूँ, शायद मैं ही ज्यादा क्लिंकी हो रही हूँ, मैं थोड़ा और कूल बन जाऊं, थोड़ी और समझदार, तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। इस ब्लेम गेम से उसको एक इल्यूजन मिलता है, मेरे कंट्रोल में है, मैं चेंज हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। पर रियलिटी ये है, ये कंट्रोल नहीं, ये एडिक्शन का पार्ट है। जितना वो अपने आप को ब्लेम करती है उतना ही वो रिलेशनशिप से चिपक जाती है। जैसे कोई आदमी कहता है बस एक लास्ट ड्रिंक, फिर मैं कंट्रोल में आ जाऊंगा। जब प्यार के साथ और भी एडिक्शन जुड़ जाते हैं तब क्या होता है। बुक में कुछ और वुमेन की स्टोरीज भी आती हैं, जैसे ब्रेंडा, ट्रुंडी, जो सिर्फ टॉक्सिक मैन से ही नहीं जूझ रही होती, बल्कि पैरेलल एडिक्शन से भी। किसी की लाइफ में अल्कोहल आ गया, किसी ने इमोशनल दर्द को खाने से मास्क करना स्टार्ट कर दिया, किसी ने कंपल्सिव शॉपिंग या फाइनेंशियल मेस क्रिएट कर दिया। एक वुमेन, मान लो ब्रेंडा, एक ऐसे आदमी से शादी करती है जो उसके अल्कोहलिक अनफेथफुल फादर जैसा है। शुरू में वो जस्टिफाई करती रहती है, वो स्ट्रेस्ड है, उसका पास्ट टफ था, वो अंदर से अच्छा है। जैसे जैसे रिलेशनशिप बिगड़ता है, ब्रेंडा का अपने आप से रिश्ता भी बिगड़ने लगता है। वो या तो एक्सट्रीम डाइटिंग करती है या बिंज ईटिंग, कभी इम्पल्सिव शॉपिंग, कभी रिस्की डिसीजंस। पेन सिर्फ रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं रहता, वो उसकी पूरी आइडेंटिटी में फैल जाता है। दूसरी तरफ ट्रुंडी जैसी वुमेन अपने पार्टनर्स के अराउंड अपना कैरियर, अपने फ्रेंड्स, अपनी हॉबीज सब सैक्रिफाइस कर देती है। उनका सेल्फ वर्थ सिर्फ एक क्वेश्चन पे डिपेंड हो जाता है, वो मुझे आज कैसे ट्रीट कर रहा है। ऐसे केसेस में पैटर्न क्लियर होता है, आदमी चेंज होता रहे या ना हो, वुमेन हमेशा एक ही रोल में फंसी रहती है, मैं ही इसको बचाऊंगी। और जब तक वो ये समझ नहीं पाती कि प्रॉब्लम सिर्फ उस आदमी में नहीं बल्कि मेरी चॉइस, मेरे पैटर्न में भी है, तब तक नए नए नाम, नए चेहरे के साथ सेम कहानी रिपीट होती रहेगी। क्या आपको पता है सेक्सुअल केमिस्ट्री वर्सेस रियल इंटीमेसी है क्या? एक और डेंजरस कंफ्यूजन यहाँ होता है। इंटेंस सेक्सुअल पुल को लोग बहुत बार डीप सोल कनेक्शन समझ लेते हैं। वुमेन हु लव टू मच के साथ अक्सर ये होता है, जितना कंफ्यूजिंग, अनअवेलेबल या डेंजरस आदमी,
उतनी ही स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री। ऐसे पार्टनर के साथ जेलसी हाई होती है, इनसिक्योरिटी हाई होती है, पावर गेम चलती रहती है और वो सब मिलाकर एक हाई क्रिएट करते हैं और हार्ट के अंदर एक आवाज कहती है, ये नॉर्मल नहीं, ये स्पेशल है। देखो ना कितना इंटेंस है सब कुछ। दूसरी साइड में अगर कोई काम, रेस्पेक्टफुल, प्रिडिक्टेबल, सपोर्टिव आदमी आए तो उन्हें लगता है पता नहीं, नाइस है बट स्पार्क नहीं है। यहाँ एक सचमुच पेनफुल बात है। जो चीज बचपन में फेमिलियर थी, चाहे वो कियोस हो, फियर हो या नेग्लेक्ट हो, वो ही बाद में स्पार्क जैसा फील होने लगता है। लेकिन रियल इंटीमेसी कैसी होती है? रियल इंटीमेसी में आप सेफ फील करते हो, आप अपनी फीलिंग्स ऑनेस्टली शेयर कर सकते हो, आपकी नो का रिस्पेक्ट होता है और आपको ये नहीं लगता कि आज प्यार मिलेगा या नहीं। इस पे पूरी जिंदगी का मूड डिपेंड करता है। अक्सर जिन लोगों ने कभी इमोशनल सेफ्टी एक्सपीरियंस करी हो, उनको सेफ्टी बोरिंग लगती है। वो कह देते हैं यार कुछ मिसिंग है, पर जो मिसिंग होता है वो ड्रामा होता है, लव नहीं। जब प्यार एक ड्रग बन जाता है, नॉरवुड लव को एक तरह से ड्रग बताती हैं। सोचिए साइकिल कैसे होता है। स्टार्ट में रिलेशनशिप एक हाई देता है, नए मैसेजेस, लेट नाइट कॉल्स, फैंटेसीज, फ्यूचर के सपने, सब कुछ एक रोमांटिक फिल्म जैसा लगता है। स्टेप 2, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कोल्ड बिहेवियर, लाइज, चीटिंग, इमोशनल डिस्टेंस। लेकिन आप कहती हो ये फेज है, निकल जाएगा। स्टेप 3, आप पेन फील करते हो, स्ट्रेस, इंसोम्निया, रोना, ओवरथिंकिंग। लेकिन छोड़ने की बजाय आप और इन्वेस्ट करते हो, और समय और पैसा और एनर्जी और कॉम्प्रोमाइज, और समय और पैसा और एनर्जी और कॉम्प्रोमाइज। स्टेप 4, हाई कम होता है तो डोज बढ़ जाती है, और कॉल्स और मैसेजेस और एक्सप्लेनेशंस और टीयर्स और प्लीडिंग। स्टेप 5, सेल्फ एस्टीम गिरती जाती है। आप सोचने लगते हो मे बी मैं ही इनफ नहीं हूँ। लेकिन छोड़ने का थॉट और ज्यादा स्केरी लगता है। एग्जैक्टली जैसे एक एडिक्ट कहता है बस एक लास्ट बार, फिर मैं कंट्रोल में आ जाऊंगा। वैसे ही वुमेन वो लव टू मच सोचती है, बस थोड़ा और ट्राई कर लेती हूँ, फिर ये चेंज तो हो ही जाएगा। क्या आपको पता है कि इस साइकिल से बाहर कैसे निकलें? रिकवरी कैसे करें? अब चलिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं। क्या इस पैटर्न से बाहर आया जा सकता है? रॉबिन नॉरवुड का जवाब है हाँ, लेकिन ये कोई क्विक टिप नहीं, ये पूरी लाइफ जर्नी है, जिसमें पहला स्टेप है ये मानना कि प्रॉब्लम सिर्फ उसमें नहीं, पैटर्न में है। रिकवरी का पहला स्टेप यही है कि आप ये माने कि सिर्फ मेरा पार्टनर टॉक्सिक नहीं, मैं भी बार बार इसी टाइप के सिचुएशंस चूज करती रहती हूँ। ये कोई सेल्फ ब्लेम नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक प्रॉब्लम सिर्फ उसमें है, जब तक पावर भी उसके पास है। जब आप मान लेते हो कि इस पैटर्न में मेरी चॉइसेस भी है, तब ये चेंज का गेट खुलना शुरू होता है। दूसरा तरीका, अपनी स्टोरी को ऑनेस्टली देखना। थोड़ा वक्त निकालो और सोचो, आपका चाइल्डहुड कैसा था? घर में शांति थी या कांस्टेंट टेंशन? क्या आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की परमिशन थी या आपको हमेशा स्ट्रांग रहना पड़ता था? आपने पास्ट रिलेशनशिप्स की लिस्ट बनाओ। नाम अलग होंगे, डिटेल्स अलग होगी, लेकिन क्या कुछ कॉमन पैटर्न्स दिखेंगे? जैसे हमेशा आप चेस करती रहती हो, हमेशा आप ही ज्यादा देती हो, हमेशा वो आदमी इमोशनली किसी ना किसी तरह से अनअवेलेबल था। इस एक्सरसाइज से कभी कभी शॉक लगता है, लेकिन इसी शॉक से जागरूकता आती है। इस एक्सरसाइज से कभी कभी शॉक लगता है, लेकिन इसी शॉक से जागरूकता आती है। स्टेप 3, अकेले हीरो बनने की कोशिश मत करो। ये जो पैटर्न है, ये अक्सर फैमिली, सिक्रेसी, शेम और साइलेंस में ग्रो होता है। इसलिए इसे बाहर आने के लिए सिर्फ सेल्फ हेल्प वीडियो या बुक काफी नहीं होते, कभी कभी जरूरत होती है
ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स की जहां लोग को डिपेंडेंसी या फैमिली एडिक्शन से रिकवर कर रहे होते हैं, या कम से कम एक दो सेफ लोग जो आपकी स्टोरी सुन सकें बिना जज किए, बिना सिंप्लीफाई किए। हेल्प लेना वीकनेस नहीं, ये अपने आप को एक नया मौका देना है। 4th स्टेप, सेल्फ केयर को साइड रोल से मेन रोल पे लाना। वुमेन हु लव टू मच का एक सिग्नेचर ट्रेट है अपनी नीड्स को लास्ट पे रखना। पहले सब ठीक हो जाए फिर मैं खुद का सोचूंगी। रिकवरी में इसको उल्टा करना पड़ता है। अपनी फिजिकल हेल्थ, स्लीप, फूड, मूवमेंट, रेस्ट, अपनी इमोशनल हेल्थ, साइलेंस, नेचर, स्पिरिचुअलिटी, जो भी आपको ग्राउंड लगे। अपनी आइडेंटिटी, कौन सी चीज आपको अलाइव फील कराती है, जो रिलेशनशिप से इंडिपेंडेंट है। पढ़ना, लिखना, आर्ट, कैरियर, दोस्तों के साथ टाइम, कुछ भी। यहाँ एक छोटा एक्सरसाइज है। इस वीडियो के बाद अगर हो सके तो एक पेपर पे लिखना 5 चीजें जो आप सिर्फ अपने लिए करना चाहती हो, ना पार्टनर के लिए, ना फैमिली के लिए, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए। अगला स्टेप, उसको चेंज करूंगी से मैं क्या चूज करूंगी तक शिफ्ट। शायद रिकवरी का सबसे पेनफुल स्टेप यही है, एक्सेप्ट करना कि हो सकता है आपका करंट पार्टनर कभी चेंज ना करे, हो सकता है उसको आपकी प्रॉब्लम्स दिखे ही ना, हो सकता है वो आपका प्यार रिसीव करे लेकिन कभी आपको वैसे रेसिप्रोकेट ना करे। आपका काम थेरेपिस्ट, सेवियर या मदर बनना नहीं है। आपका काम है क्लैरिटी से डिसाइड करना, मैं क्या टॉलरेट करने के लिए रेडी हूँ या नहीं। कभी इसका मतलब ये होगा कि आप बाउंड्रीज सेट करोगे, कंडीशंस क्लियर करोगे, और कभी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप छोड़ना पड़े। दर्द होगा, लेकिन वो दर्द एक नई जिंदगी के दरवाजे का दर्द हो सकता है, जो आपको आगे जाके अच्छा लग सकता है। लव की नई डेफिनेशंस, बुक एक बहुत ही सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग डेफिनेशन देती है। लव का मतलब है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, केयर और पीस। लव का मतलब ये नहीं कि आप रोज रात को रो कर सोए। लव का मतलब ये नहीं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरवी रख दे सिर्फ इस डर से कि आदमी चला ना जाए। ट्रू लव आपको खत्म नहीं करता, वो आपको और ग्राउंडेड और जिंदा और कनेक्टेड फील कराता है, अपने आप से भी और दूसरों से भी। अगला, अब आप अपनी लाइफ से कैसे चेक करें। अब अगर हो सके थोड़ा सा पॉज लें, आंखें बंद भी कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, जवाब आपको किसी को बताना नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है। क्या आपने अपनी लाइफ में बार बार ऐसे पार्टनर्स चूज किए हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल थे या जिनमें कोई बड़ी प्रॉब्लम थी? क्या आपने कभी किसी रिलेशनशिप में अपना मेंटल हेल्थ, अपनी डिग्निटी या अपने गोल सैक्रिफाइस किए हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन ये इंसान चेंज हो जाएगा? क्या आपको काम, डिसेंट, काइंड लोग थोड़े बोरिंग लगते हैं और ड्रामा, जेलसी, टेंशन वाले रिलेशनशिप्स ज्यादा रियल लगते हैं? अगर आपका जवाब कुछ जगह हाँ है, तो हो सकता है ये बुक वुमेन हु लव टू मच आपके लिए एक मिरर हो। ये किसी पे इल्जाम लगाने की किताब नहीं है, ये एक आईना है जो दिखाता है कि हम कभी कभी प्यार के नाम पे असल में पुरानी अधूरी कहानियां दोबारा जी रहे होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो पैटर्न सीखा गया है, जो बदला भी जा सकता है। थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ी हेल्प लगती है, थोड़ी हिम्मत लगती है, लेकिन पॉसिबल है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये जर्नी सिर्फ एक समरी से ज्यादा लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि किसी ने धीरे से आपके दिल के कुछ पुराने पेजेस खोल दिए हों, तो शायद ये वीडियो आपके लिए एक जेंटल वेकअप कॉल है। अगर आप